गाइस, दिस इज मुक्ता। पॉलिटी काफ़ी दिनों से हमने कोई टॉपिक कवर नहीं किया था पॉलिटी का, सो टुडे आई थॉट कि आज एक पॉलिटी का टॉपिक कवर कर लिया जाए। पॉलिटी में अब तक हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, द अनदर वन इज प्रेसिडेंट। आज हम लोग कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में अगर हम कवर करेंगे तो हमें इससे दो बेनिफिट हैं। एक तो प्रेसिडेंट वापस रिवाइज हो जाएगा, एंड सेकंड थिंग इज कि वाइस प्रेसिडेंट हमें और अच्छी तरीके से क्लियरिटी से समझ में आ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आपने अगर प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार प्रेसिडेंट को पढ़ लीजिए, या फिर मैंने जो वीडियो अपलोड किया है यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, देखो इन पैरामीटर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। प्रेसिडेंट, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, प्रेसिडेंट जो है दैट फॉल्स इन पार्ट 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 52। और वाइस प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स इन आर्टिकल 63 talks about vice president of our in our constitution. Then talks about qualification. देखो क्वालिफिकेशन के बारे में हमने देखा था प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो ये देखते हैं, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। उसके अलावा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। He should not hold any office of profit. Office of profit क्या है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रेसिडेंट के वीडियो में, तो अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा क्या था प्रेसिडेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन में है, दैट he should be qualify for the election as a member of लोक सभा, ठीक है। So he should be qualify for election as member of लोक सभा। LS लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, ये तीनों तो जो क्वालिफिकेशन है ये तीनों सेम ही है। He should also be of 35 years age, citizen of India, and should not hold any office of profit except वन थिंग। यहाँ पे थोड़ा चेंज है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर है यहाँ तक? राज्यसभा और लोकसभा, बस ये डिफरेंस है एक इसके अंदर, और बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की भी सेम ही है प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन हमने प्रेसिडेंट में देखा था, कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए अगर खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, तो जो कैंडिडेट है उसका जो नॉमिनेशन है दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय हाउ मेनी इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड हाउ मेनी इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। कवर किया हुआ है हमने प्रेसिडेंट के अंदर, तो बताइए। यहाँ पे 50 इलेक्टर्स जो थे एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। और उसके अलावा क्या था? उसके अलावा ये चीज़ थी कि 15,000 रुपीज़ जो हैं वो इन्हें आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। 15,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट था। और अगर ये जो कैंडिडेट है इफ़ ही फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड, तो ये जो अमाउंट है दैट विल बी फोरफिटेड, ये वापस नहीं मिलता है, ठीक है। ये फोरफिट कर लिया जाएगा। तो क्या चीज़ थी? 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्या होते हैं ये भी मैं प्रेसिडेंट के वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो जो चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से इन डेप्थ वहाँ पे कवर कर चुके हैं वो हम यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का? 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है आरबीआई में।
and if the candidate fails to secure 1/6 of the votes polled, then the security amount will be forfeited. अब वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है. देखो, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट वाली चीज़ है ये तो सेम ही है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके नॉमिनेशन के लिए, बट जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं इनका नंबर चेंज हो जाता है. यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 20 इलेक्टर्स हैं, दैट शुड बी प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स शुड बी सपोर्ट एज सेकेंडर्स. ठीक है, 20 इलेक्टर्स प्रपोज करेंगे और 20 जो हैं वो उसके जो प्रपोजल है उसे बैक करेंगे, उसे बैकिंग करेंगे, यानी कि दे आर नोन एज सेकेंडर्स. ठीक है, तो 20 प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए 20 है और प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए 50 इलेक्टर्स और 50 मतलब जो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 एज सेकेंडर्स. यहाँ तक क्लियर है. अब बात करते हैं इलेक्शन की. आई एम गोइंग टू रब दिस. अब हम इलेक्शन की बात करते हैं. अच्छा बताइए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सबको पता है ये तो, है ना? क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. एवरीबडी नोज दैट. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय अ मेथड ऑफ, किस तरीके से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना? इसी के थ्रू होता है उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन. दोनों का ही इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जैसे लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह होते हैं उस तरीके का तो इलेक्शन नहीं होता, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है. अब इलेक्शन की बात आई है, देन लेट्स सी द इलेक्टोरल कॉलेज. हमने प्रेसिडेंट के अंदर देखा था, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कि कौन कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वो कौन होगा और वाइस प्रेसिडेंट में कौन होगा, कंपैरिजन करते हैं. तो पहले तो प्रेसिडेंट आप पढ़ चुके हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में बताइए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट. देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, इसके अंदर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. किस किस के? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, LA लिखा है, समझ जाना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और उसके अलावा इस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. क्यों दिल्ली एंड पौंडीचेरी बताया था? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, CM है यहाँ के. तो दिल्ली और केवल यही दो यूनियन टेरिटरी ऐसी है. खैर अब तो जब से जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना है, सो दैट्स अनदर थिंग. तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है वो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, विच मीन्स दैट कंप्राइजेस द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट. तो कौन कौन हो गए इलेक्टेड मेंबर्स? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के या पुदुचेरी जो है उसके इलेक्टेड मेंबर्स. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट के ही दोनों हाउसेस के मेंबर्स जो हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, केवल यही पार्टिसिपेट करेंगे. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का या दिल्ली जो पुदुचेरी है उसका भी कोई रोल नहीं है. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
पार्लियामेंट के इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड हैं, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि यहाँ का केस डिफरेंट है। सो आई होप आपको इलेक्टोरल कॉलेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, इलेक्शन हमारा हो चुका है, ये भी देख चुके। देन सी टर्म ऑफ ऑफिस। ऑफिस की टर्म सबको पता है 5 साल है, दोनों की ही है ना। ऑफिस की टर्म क्या है? 5 इयर्स। इसकी भी 5 इयर्स है, इसकी भी 5 इयर्स है। देन रेजिग्नेशन। देखो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन है, रिजाइन करने से पहले हम ओथ देख लेते हैं, लिखा नहीं पैरामीटर में बट देख लेते हैं ओथ। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? बताओ, पढ़ा है? बताओ प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही दिलवाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट हो तो, चीफ जस्टिस अगर नहीं हो तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उनका वो जो ओथ है, ही विल एडमिनिस्टर द ओथ टू प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। सो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं, इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब रेजिग्नेशन की हम बात कर रहे थे। रेजिग्नेशन लेटर, सपोज प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। He will give his resignation letter to vice president, और ये अपना दे देंगे इनको, यानी कि प्रेसिडेंट को देंगे रेजिग्नेशन। दोनों ही एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट देंगे रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को, जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। देन कम्स टू रिमूवल। रिमूवल से पहले देखते हैं कि कोई ग्राउंड मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के रिमूवल को लेकर के। प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यस, प्रेसिडेंट, पहली बात तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है दैट इज थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस, और वो जो इम्पीचमेंट है वो किस वजह से होता है? दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है तो फिर वहाँ पे इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो इनिशिएट किए जा सकते हैं, और इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से। बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा ग्राउंड मेंशन नहीं है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की बात हो गई, रिमूवल हमने ग्राउंड देख लिया। अब रिमूवल में इनका जो रिमूवल होता है वो होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है इसमें कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। बताते हैं कैसे। इम्पीचमेंट प्रोसेस तो हम लोग प्रेसिडेंट में कवर कर चुके हैं, बट 1 मिनट में यहाँ बता देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इम्पीचमेंट से पूछे गए हैं। इम्पीचमेंट क्वासी जुडिशियल जो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, उसके लिए क्या है कि हमने देखा कि वायोलेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है तो इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएट किए जाते हैं। ये जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं दैट शुड बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द हाउस, मतलब वो किसी भी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी जो हाउस है उसके अंदर इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं, बट दैट हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब उस हाउस के जो मेंबर्स हैं, उस हाउस के जो मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है, 1/4 मेंबर्स जो हैं उस हाउस के, वो अगर उस इम्पीचमेंट चार्जेस को इनिशिएट करते हैं, उसको साइन करते हैं, उसके बाद में ही चार्जेस इनिशिएट होते हैं और रेजोल्यूशन मतलब कि जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है। और ये जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है ये पास किया जाता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, इन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है उससे पास होता है। बट ये इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, इसके चार्जेस इनिशिएट होने से पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है। अगर दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर ये पास हो जाता है और तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव। ये तो है इम्पीचमेंट प्रोसेस। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट नहीं होता।
इसके केस में क्या है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन। बट ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले भी वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, नोटिस दिया जाता है। राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है और ये जो रेजोल्यूशन है दैट हैज टू बी पास्ड इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पास होना चाहिए एंड जस्ट अग्रीड बाय लोकसभा, मतलब लोकसभा से सिर्फ अग्री होना चाहिए, बट राज्यसभा के अंदर ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने काफ़ी टर्म्स ऐसी सुनी है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी भी 4 टाइप की होती है। सो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि ये क्या होती हैं, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट नो एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट थिंग देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं इन मेजॉरिटीज़ को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी विच विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात आई है तो एक बार देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% प्लस 1 वोट। यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 545 है, ठीक है, 545 सीट्स हैं, 545 मेंबर्स हैं। तो अब इसका 50% प्लस 1 समवेयर अराउंड 273 के करीब आ जाएगा, है ना। तो ये जो 273 करीब आएगा, इतने लोग जो हैं, अगर इतने लोग कह देते हैं कि हाँ भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जाए, तो देन ही विल स्टैंड्स रिमूव एंड दैट हैज टू बी ओनली अग्रीड बाय द लोकसभा। आई होप दिस इज क्लियर। इम्पीचमेंट रिमूवल क्लियर हो गया होगा। अब री इलेक्शन की बात है तो हाँ, दोनों का री इलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टर्म के लिए सर्व करेंगे, यू कैन सर्व फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो री इलेक्शन दोनों का यस, बोथ के केस में यस है। नाउ कम टू पावर एंड फंक्शंस। देखो प्रेसिडेंट के केस में तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स और फंक्शन है हमने बहुत सारी देखी थी, है ना। प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, वी हैव सीन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर्स, और उसके अलावा पार्डनिंग पावर्स, बहुत सारी पावर्स थी, है ना। पार्डनिंग पावर थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्रेसिडेंट के अंदर कवर की हैं। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की वो सारी पावर्स डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ये डिस्कस करते रह जाएंगे। ये हम ऑलरेडी एक एक पावर को बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट के वीडियो में कवर कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है, ध्यान रखना एक चीज़, वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और इस कैपेसिटी में इसकी जो पावर्स होती हैं दैट इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस कैपेसिटी में इसकी जो पावर होती है वो लोकसभा के स्पीकर के जैसी होती हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है यू आर होल्डिंग अ पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ सम अदर ऑफिस। मतलब कि जो ये जो सपोज हम वेंकैया नायडू जी, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वही हैं तो बात करते हैं, वेंकैया नायडू जी हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। पर वो राज्यसभा के चेयरमैन क्यों हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से है, मतलब उनका ये जो ऑफिस है इस वजह से ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा है। सो एक्स ऑफिशियो विच मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ सम अनदर ऑफिस, कोई दूसरा ऑफिस उन्होंने हेल्ड कर रखा है, उस वजह से ये ऑटोमेटिकली इस जो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो फिर ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं बन पाएंगे। यानी कि ये जो पोजीशन है ये इस चेयर से जुड़ी हुई है, ये इस पोजीशन से, इस ऑफिस से जुड़ी हुई है, इस ऑफिस की वजह से ये है। आई होप दिस इज क्लियर। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है,
और इनफैक्ट ये इसी कैपेसिटी में ही ड्रॉज इज सैलरी ऑल्सो। हमने यहाँ पे बात आगे एमोल्यूमेंट्स की भी की है, तो एमोल्यूमेंट्स में भी यही चीज़ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी या उसके बारे में कहीं पे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू साहब जो हैं, वो अपनी सैलरी जो उनको मिलती है दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑफिस बिकॉज ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनकी जो सैलरी है वो किस ऑफिस की वजह से है, सैलरी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्स ऑफिशियो ऑफिस ऑफ चेयरमैन है। इस कैपेसिटी में, इन दिस कैपेसिटी ही ड्रॉज हिज सैलरी। इनकी पावर्स हमने देख ली। लोकसभा के स्पीकर की जो पावर्स होती हैं वही जो पावर्स हैं राज्यसभा के चेयरमैन की होती हैं। खैर ये पावर्स इसकी लोकसभा के स्पीकर की और चेयरमैन की क्या होती हैं ये हम डिटेल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जब पार्लियामेंट वगैरह के टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे तब वहाँ पे हम इसे कवर कर लेंगे। तो सैलरी देख ली। और हाँ, एक और चीज़, जो वाइस प्रेसिडेंट है ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स तक के लिए अगर कोई ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। जैसे कि प्रेसिडेंट की इन ऑफिस डेथ हो जाती है और बहुत सारे रीजंस होते हैं उस केस में, बट ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इफ इट इज वेकेंट, if it falls vacant for unexpired term। यानी कि प्रेसिडेंट की अगर तक टर्म खत्म नहीं हुई है, अनएक्सपायर्ड टर्म मतलब उनका जो टेन्योर है पूरा वो खत्म नहीं हुआ, तो उस अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ये मतलब जो ऑफिस है इफ इट फॉल्स वेकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, तब ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ही कैन नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो पावर्स एंड फंक्शंस, एमोल्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। तो हमने ये इसका कंपैरिजन पूरा देख लिया है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ें यही हैं इसके अंदर। होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्योंकि ये जो भी पैरामीटर्स हमने देखे, इस पैरामीटर्स में हमने कंपैरिजन कर लिया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो यही है, मतलब यही है जहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और चीज़ है जो आप में से शायद लोगों ने एग्ज़ाम्स के टाइम पे देखा भी होगा, मैं आईएएस की बात नहीं कर रही हूँ, इस पे जो स्टेट पीएससीज हैं, आरएएस वगैरह हो गया या फिर लोअर लेवल एग्जामिनेशंस हो गए, बी या डी जो डी ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर कई बार इस तरीके से बहुत ही स्टैटिक चीज़ पूछ लेते हैं कि आपको 4 प्रेसिडेंट्स के नेम दे दिए एंड देन दे विल आस्क यू इनमें से कौन से ऐसे हैं हु हैव हेल्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑल्सो, या फिर कौन से ऐसे हैं who haven't held the president office। इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं जिससे कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। तो पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऐसे who have served both the offices, मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, दोनों ऑफिसेज में जिन्होंने सर्व किया है। तो पहला नाम तो सभी को पता है, कौन है बताओ? राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, फिर उसके बाद में जाकिर हुसैन, देन वीवी गिरी, देन आर वेंकटारमन, उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड KR नारायणन। ठीक है, ये जो हैं, रिमेंबर दीज नेम्स, दे हैव सर्व्ड बोथ द ऑफिसेस। वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया है और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी सर्व किया है। कौन कौन से हैं एक बार याद कीजिए। देखो ट्रिक व्रिक से आप बाद में आराम से याद करते रहना, अभी मेरे साथ में बिना ट्रिक के याद कर लो, ठीक है। तो कौन है? राधा कृष्णन हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, वीवी गिरी हो गए, ये अपने वेंकटारमन है वो हो गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए, एंड देन उसके बाद में कौन? अरे नारायण, KR नारायणन।
ध्यान रख लेना, ठीक है। राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी एंड देन फिर उसके बाद वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा एंड के.आर. नारायणन। तो ये हो गए जिन्होंने दोनों ऑफिस, जिन्होंंने दोनों टर्म्स मतलब दोनों ऑफिस सर्व किए हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, who have served only president office without being holding a वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। सो ओनली प्रेसिडेंट का ऑफिस सर्व किया है विदाउट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सर्व नहीं किया, सीधा ही डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने हैं। तो कौन है? ठीक है, हमारे जो पहले थे राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा बाकी आगे बताओ। हाँ, कौन है उसके बाद में? ये नाम बताओ तो जाने, बूझो तो जाने। फखरुद्दीन अली अहमद, है ना? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद ये हैं जिन्होंने, जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हेल्ड नहीं किया। उसके बाद में आ जाते हैं संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी, देन ज्ञानी जैल सिंह, और इसके बाद के नाम तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। बाकी के नाम तो एपीजे अब्दुल कलाम सबको याद है, ठीक है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। देन उसके बाद में प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, एंड देन फिर कौन था प्रतिभा पाटिल के बाद में? प्रणब मुखर्जी। इतना ही याद कर लीजिए तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन भी सही होगा। तो कौन कौन से हो गए जिन्होंने डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस हेल्ड किया? फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, देन उसके बाद में आपका संजीव रेड्डी हो गए, देन कम्स टू जो संजीव रेड्डी हैं, उसके बाद में आ जाते हैं ज्ञानी जैल सिंह, अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो, प्रतिभा पाटिल एंड देन प्रणब मुखर्जी। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ा सा कुछ स्टैटिक जीके और यहाँ से थी, सो आई थॉट कि ये भी चीज़ें कवर करवा दी जाएँ। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों विद प्रेसिडेंट्स रिविजन ऑल्सो, क्योंकि हम वो भी रिवाइज कर चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दीज polity videos, then do write it in the comment section. I will try to make more videos on polity subject also, जो भी इसके important topics हैं उसमें पूरी बनाने की कोशिश करूँगी। Thank you so much and stay connected. See you in my next video. Bye bye.